गुड मॉर्निंग बच्चों। तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारा जो क्लासिफिकेशन चल रहा है उसमें हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिशीज़ चल रहा है हमारा सुपर क्लास पिशीज़ में हम बात कर रहे थे। उसके जनरल कैरेक्टर्स की बात की थी हमने कि आखिर मछली जो है, सारी जो संसार की मछलियाँ उनको पिशीज़ में रखा जाता है, तो उन पिशीज़ के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, क्यों कहेंगे हम उनको मछली, और वो दूसरों से किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम उसको कर सकते हैं। तो उसमें आपको बताया था कि फिन्स आर प्रेजेंट फॉर द लोकोमोशन एंड ड्यूली सपोर्टेड बाय द फिन रेज, है ना, वो मुख्य पहचान है। पंख और भी जंतुओं में पाए जाते हैं, लेकिन मछली को मछली क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले जो पंख हैं वो कंकाल की बनी हुई जो फिन रेज होती हैं उसके द्वारा ड्यूली सपोर्टेड होते हैं, एंड बॉडी इज स्पिंडल शेप। ये सब बातें हमने डिस्कस की। अब इतनी सारी संसार में जो मछलियां पाई जाती हैं उसकी अब क्लासेस की अपन बात करेंगे कि जो वर्तमान में लिविंग कंडीशन के अंदर जो मछलियां हमें दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हमें पहचानना पड़े, आइडेंटिफाई करना पड़े, तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फिशेज। तो जो बड़े बड़े जो हमारे ग्रुप हैं, जो बड़ी बड़ी जो क्लासेस में जिनमें रखा गया है, केवल अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा पढ़ाना तो आपके फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो अलग अलग आपको इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दिए गए हैं। यहाँ हम केवल आउटलाइन को डिस्कस करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आउटलाइन के अंदर हम जितने कैरेक्टर्स इसके बता सकते हैं उतने कैरेक्टर्स आपको बताएंगे। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो मछलियों की एक लिविंग, जो मछलियां आज के टाइम में मिल रही हैं, जीवित मछलियां, उनमें जो पहली कैटेगरी है वो कहलाती है इलैस्मोब्रेंकाई की मछलियां, है ना। इलैस्मोब्रेंकाई क्लास में उनको रखा गया है। इलैस्मोब्रेंकाई की मछलियों का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है कि ये मछलियां जो हैं, इनका अंत्य कंकाल, जो कंकाल होता है इनका किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि इनको हम उपास्थल मछलियां भी कहते हैं। और हमारा कंकाल किसका बना हुआ है, बाकी मछलियों का किसका होता है, बोन का बना होता है, हड्डी का, इसलिए फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन जिसका कार्टिलेज का बना होता है वो फ्लेक्सिबल होती है बिल्कुल, है ना, सॉफ्ट टिश्यू होता है ये, इसलिए। अब इसमें जो क्लास इलैस्मोब्रेंकाई की आज हम बात करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि ये स्पेसिफिक या विशिष्ट मछलियां क्यों हैं, क्योंकि ये केवल और केवल मैराइन वाटर यानी कि समुद्र में पाई जाएगी। और ये साफ पानी की नदी के अंदर या फ्रेश वाटर की आप झील देखते हो, तालाब देखते हो, या जो भी फ्रेश वाटर का कोई सिस्टम है, वहाँ पर ये मछलियाँ इलैस्मोब्रेंकाई की बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और यू कैन से दीज आर द एक्सक्लूसिवली मैराइन फिशेज, है ना, ओनली फाउंड इन सी वाटर, केवल और केवल समुद्र में पाई जाएंगी। नमकीन पानी में, खारे जल के अंदर ही ये पाई जाएगी, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलिए अब अपन इलैस्मोब्रेंकाई मछलियों के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दूं, इससे पहले एक वैज्ञानिक थे, उसने 7 भागों के अंदर मुख्य रूप से सारी मछलियों को बांट दिया था, जिसमें से 3-4 जो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन जो वर्तमान में पाई जा रही है हम केवल उसी की बात करेंगे जिसमें इलैस्मोब्रेंकाई है। तो कौन सी है ये, देखिए इलैस्मोब्रेंकाई की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो वैज्ञानिक था उसका नाम था लियो एस बर्ग, है ना। अकॉर्डिंग टू, लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू लियो एस बर्ग, fishes are divided in 7 categories। ठीक है, सारी मछलियों को उसने 7 इसमें बांट दिया था। तो इसमें अपन बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी है वो। इसमें इसने सबसे पहले बताया पैट्रिकथीस के बाद कोकोस्टाई, पैट्रिकथीस, कोकोस्टाई, ठीक है। ये मछली भी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे इस ग्रुप की। कोकोस्टाई भी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इसकी अपन बात नहीं करेंगे। इसके बाद और कौन सी इसने कैटेगरी बनाई, इसने फिर इसको, देखिए दोनों मछलियों को मुख्य रूप से प्लेकोडर्माई भी कहते हैं, एकोन्थोडाई, एक और है एकेंथोडाई, ये भी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ये मछलियां भी जो कैटेगरी विलुप्त हो चुकी, इन दोनों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, प्लेकोडर्माई। आपने ये नाम तो सुना होगा, प्लेकोडर्माई की मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। इन पे इस तरह की जो उनकी त्वचा होती थी बहुत ज़्यादा बोनी प्लेट्स के द्वारा घिरी हुई रहती थी।
एकैंथोडाई ये भी विलुप्त हो चुकी हैं। अभी वर्तमान में जो मिल रही है उसमें सबसे पहली कौन सी है? इलैश्मोब्रेंकाई कैटेगरी, इलैश्मोब्रेंकाई। और कौन सी मिलती है? होलोसिफिलाई। और कौन सी मिलती है? डिप्नोई। और कौन सी मछली मिलती है? बोनीफिश को क्या कहते हैं हम? ऑस्ट्रिकथीज। चलिए, इस वैज्ञानिक ने एलएस, क्या नाम है इसका? लियो एस बर्ग, इसने मछलियों को देखिए 7 कैटेगरीज के अंदर बड़ी मेजर कैटेगरीज में बांट दिया था, जिसमें ये 2 मछलियां जो ऊपर वाली आप देख रहे हैं प्लेकोडर्माई, ये पहले पाई जाती थी। और ये मछलियां जो होती थी इनकी बॉडी के ऊपर जो है एक विशेष प्रकार का बोनी प्लेट्स का स्केल्टन, कंकाल पाया जाता था, जिससे ये पूरी तरह से कवर्ड रहती थी, है ना। कुछ मूवीज भी बनी है हॉलीवुड की इन मछलियों के ऊपर, आपने देखा होगा। तो ये प्लेकोडर्माई की मछलियां वर्तमान में नहीं पाई जाती है। एकैंथोडाई की भी मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस वैज्ञानिक ने बताया कि ये जो 4 मछलियों का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इलैश्मोब्रेंकाई, होलोसिफिलाई, डिप्नोई एंड ऑस्ट्रिकथीज, ये चारों जो है वर्तमान में लिविंग कंडीशन में पाई जाती हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं लिविंग फिशेज, जीवित मछलियां। ठीक है, तो ये जो मछलियां हैं, ये चारों की चारों जो हैं, ये कैटेगरी हम इनके बारे में पढ़ना हमें जरूरी है, ये हम पढ़ेंगे। जिसमें आज मैं पहला ले रहा हूं आपके सामने इलैश्मोब्रेंकाई, या जिनको अपन कहते हैं कार्टिलेज की मछलियां भी इनको कहा जाता है। चलिए अभी अपन इसके कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज फिशेज टू सी द आउटर फीचर्स ऑफ एनिमल। ठीक है, तो अपन इसकी अभी बात कर लेते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर हम कैसे देख करके हम पहचान पाएंगे कि ये मछली समुद्र की मछली है। अगर आपके सामने प्रैक्टिकली मछलियां पड़ी हुई हैं और मेरा ये दावा है, अगर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ सारी ऑस्ट्रिकथीज, इलैश्मोब्रेंकाई मछलियां आप आराम से पढ़ लेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके सामने लेबोरेटरी में रखी जाए या कहीं पे भी आप अगर फील्ड में जाके स्टडी करते हैं, तो आप मछली को देख के पहचान सकते हैं कि मछली कौन सी है, ये इलैश्मोब्रेंकाई की है या ऑस्ट्रिकथीज की मछली है। सो लेट्स स्टार्ट जनरल कैरेक्टर ऑफ इलैश्मोब्रेंकाई। जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, मुख्य लक्षण क्या हैं इस मछली के, या इस क्लास के अंदर जितनी भी आती हैं उनके क्या मुख्य लक्षण हैं, ये अपन एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है। पहली बात तो हम बात करते हैं, दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, मुख्य रूप से समुद्र में पाई जाएंगी, जैसा मैंने बता दिया, और कहीं पे भी नहीं पाई जाएगी, विशिष्ट रूप से समुद्री जल के अंदर ये पाई जाती है। दूसरी बात, इन मछलियों को कार्टिलेजिनस फिश भी कहा जाता है। एंडोस्केल्टन या अंत्यकंकाल मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो also known as cartilaginous fish। ठीक है, इसको हम कार्टिलेजिनस फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अंत्यकंकाल कार्टिलेज का बना हुआ होता है, एक बात, और इसको इलैश्मोब्रेंकाई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, और क्या हो सकता है हमें इसके बाहर, हम देखते हैं कि इसका शरीर जो होता है, जो त्वचा होती है, किसके द्वारा घिरी होती है? स्केल्स के द्वारा घिरी होती है, जिसमें मुख्य रूप से कौन से स्केल्स पाए जाते हैं? प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये भी हम बात कह सकते हैं। अब अपन इसकी आउटर जो मॉर्फोलॉजी है उससे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या मुख्य कैरेक्टर है जो इसको अलग पहचान देते हैं, केवल उसी की बात करेंगे अपन, स्पेसिफिक फैक्टर्स की। बाकी जो मछली के कैरेक्टर पाए जा रहे हैं वो तो है ही इसमें, लेकिन हम केवल क्लासेस जब पढ़ रहे हैं अलग अलग, तो इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केवल उसी की अपन बात करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए मैं ये कह सकता हूं
त्वचा जो होती है, स्किन इज कवर्ड बाय प्लेकोइड टाइप ऑफ स्केल्स, प्लेकोइड टाइप ऑफ स्केल्स। ठीक है, तो त्वचा मुख्य रूप से केवल और केवल प्लेकोइड स्केल के द्वारा ढकी होती है, और बाकी जंतुओं की तरह जो दूसरी हड्डी वाली मछलियां जब आपको पढ़ाऊंगा बोनी फिश, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि त्वचा जो होती है उसमें जो शल्क पाए जाते हैं, स्केल पाए जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं, साइक्लोइड, टिनोइड एंड गैनोइड। बट इन दीज फिशेज ओनली प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। और प्लेकोइड स्केल किस तरह के स्केल होते हैं, इनके अंदर कुछ कांटे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से ऐसे उभार होता है, एक कांटा इस तरह से, एक ऊपर स्पाइन होता है, एक ऊपर होता है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है स्केल की। ठीक है, तो ऐसे इस मछली की त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। जब अपन इसको पकड़ते हैं ऐसे हाथ से तो हमें खुरदरी त्वचा इसकी दिखाई देती है। तो वो किसके कारण है, स्पाइन्स के कारण। एक मीडियन स्पाइन होता है, दो लेटरल स्पाइन होते हैं। तो ये आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे। यहाँ हम यही बात कर रहे हैं कि इस मछली को पहचानने का ये जो पहली कैटेगरी है इलेश्मोब्रेंकाई, इसको दूसरी मछलियों से कैसे अलग करेंगे। तो मैं यहाँ पे केवल कौन से फीचर्स डिस्कस कर रहा हूँ, ओनली जो इसके स्पेसिफिक फीचर हैं जिसके द्वारा आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विशिष्ट लक्षणों की बात कर रहा हूँ, सामान्य लक्षणों की जो सभी मछलियों में मिलते हैं वो हम बात नहीं कर रहे। तो इसमें आपको कहा कि ये केवल और केवल समुद्री पानी में पाई जाएगी, दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। सेकंड हमारा था कि एंडोस्केल्टन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि का बना हुआ कंकाल पाया जाता है, और उपास्थि हमेशा कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। तो आप इस मछली को पकड़ के सॉफ्ट इस तरह का होता है, इसका कंकाल तो मोड़ सकते हो, लेकिन हड्डी का बना हुआ जिसका कंकाल होता है उसको आप फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो ये दूसरी पहचान इसकी ये है। तीसरी बात, स्किन इज कवर्ड बाय प्लेकोइड स्केल, ये जो स्केल है शल्क केवल इसी मछली में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। चलिए और बात करते हैं, सांस किसके द्वारा लेती हैं, रेस्पिरेशन कैसे करेंगी। कोई भी मछली होती है श्वसन किसके द्वारा करती है, साइड में उसके लेटरल साइड में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, गलफड़े कहते हैं। तो ये जो गिल्स होते हैं, गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ पे डिजोल्व है, पानी के अंदर पाई जा रही है। और सारी मछलियां कैसी होती हैं, एक्वेटिक होती हैं, यानी कि जलीय होती हैं, जल में पाई जाती हैं। अब जल में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, हम लोग तो क्या है टेरिस्ट्रियल हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को वायु से ग्रहण कर लेते हैं नाक के द्वारा। लेकिन मछलियां कैसे ग्रहण करें, मछलियां जो हैं पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन उनके मुंह से होते हुए और उनके फेफड़ों जो ये गिल्स होते हैं उसके अंदर जब जाती है, तो गिल्स के अंदर ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। सो वी कैन से द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द गिल्स। और कौन से गिल्स होते हैं, कितने गिल्स होते हैं, कितनी संख्या होती है, क्योंकि अलग अलग मछलियों में अलग अलग होते हैं। बाकी की जो मछलियां हैं उनमें 4 होते हैं या 1 भी हो सकता है, लेकिन इन मछलियों में 7 गिल्स पाए जा सकते हैं साइड में सांस लेने के लिए। तो चलिए ये पॉइंट लिख देता हूं मैं, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स विच आर 7 इन नंबर, जो कि संख्या में अधिकतम 7 हो सकते हैं, 7 से ज्यादा गिल नहीं पाए जाएंगे, गिल के द्वारा ये श्वसन करती है। और इस मछली के अंदर क्या होता है, इन इलास्मोब्रेंकाई फिशेज में और क्या कैरेक्टर होगा, देखिए मुख्य कैरेक्टर 2-3 तो 4 जो मैंने डिस्कस किए हैं, ये और किसी के अंदर मछलियों में नहीं पाए जाएंगे। संसार की कोई सी भी मछली हो, केवल इन्हीं के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। अच्छा हाँ, गिल्स जो होते हैं उसके ऊपर ढक्कन नहीं पाया जाता, ऑपरक्यूलम नहीं पाया जाता, लेकिन जो हमें सामान्य मछलियां देखने को मिलती हैं पानी में, तालाब में, या आप जो फिश पोट होता है घर में जो हम मछलियां लाते हैं, अक्सर वो सारी कौन सी मछलियां होती हैं, बोनी फिश होती हैं। तो उनमें जब आप देखेंगे कि बुलबुला जब वो सांस लेती है तो साइड में आपको बुलबुले जो निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जो गिल है उसके ऊपर ढक्कन पाया जा रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर कैप्चर की, उसके बाद जब वो खुलता है तो वो निकल गई, और निकलती है जब वो CO2 रिलीज होती है तब वो बुलबुले के रूप में निकलती है, तो उनके ऊपर ढक्कन पाया जाता है। लेकिन जो समुद्र की ये मछली है, जिसमें इस मछली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप जानते हैं, शार्क का नाम आपने सुना होगा। शार्क मछलियां जो है मुख्य रूप से इसी कैटेगरी के अंदर आती है और समुद्र में ही देखने को मिलेगी, और शार्क के कैरेक्टर ये चल रहे हैं अपने। तो ये मछली जनरली नदी के अंदर, तालाब में नहीं पाई जाएंगी, ये मछलियां केवल समुद्र में पाई जाएंगी। तो इसमें हमने कहा कि इनमें गिल्स तो पाया जाता है सांस लेने के लिए, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं होता। सो वी कैन से गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय एपरक्यूलम, गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम नामक ढक्कन
गिल के ऊपर नहीं पाया जाता। चलिए और क्या हो सकता है इसमें, और क्या विशेष कैरेक्टर है? हाँ, पूंछ को देख के भी बता सकते हैं और मुंह को देख के भी हम पहचान सकते हैं। हाँ, ये पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, माउथ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, अधर सतह पर मुंह पाया जाता है। देखिए ये मछली बना रहा हूं मैं, आप पहचान जाएंगे इससे, इस तरीके से। ये कोई मछली है, दो चीजें हैं इसकी, एक तो इस तरह की पूंछ होगी, ये आप देखिए, ये आईज है, और माउथ यहां पाया जाएगा इसका, ये क्या है? माउथ, ठीक है। और इस पे जो और पंख पाए जाएंगे, पृष्ठ दिशा पे पंख पाया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? डॉर्सल फिन। अदर दिशा पर पंख पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे? वेंट्रल फिन। और पूंछ के ऊपर जो ये पंख आपको पाया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे हम? कॉडल फिन, ठीक है। ये इसका माउथ कहां पाया जा रहा है? वेंट्रल सरफेस पर। तो इस मछली को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है इन मछलियों को? सबसे पहले आप इसका माउथ देखिए। इसका माउथ अगर आपको अदर दिशा पे दिखाई देगा, आप डिस्कवरी देखते हैं, कोई सा भी चैनल आप देखेंगे, शार्क मछली का जब आप माउथ देखेंगे, उसका हमेशा क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, अदर दिशा पे माउथ होगा। जबकि दूसरी मछलियां जो पानी में होती हैं, तालाब में, उनका माउथ बिल्कुल यहाँ होता है, किनारे पर। कभी आप तालाब में, नदी में जाएंगे, आप आटे की गोलियां बना करके मछली को डालेंगे तो वो अपना मुंह खोलती है, बिल्कुल किनारे पर होता है। तो उस मछली को देख के आप पहचान सकते हैं। वो मछलियां अलग हैं, ऑस्टिक थी जो बाद में पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन समुद्र की जो मछलियां होती हैं, जो ये वाली मछलियां होती हैं, इनका माउथ हमेशा कहाँ पाया जाएगा? कोने पर ना होकर के नीचे होता है, इधर इसका माउथ होता है वेंट्रल सरफेस पर। तो ये इस मछली की पहचान है। और दूसरा, इन मछलियों को पहचानने का तरीका, इनकी पूंछ देख लो। पूंछ के दोनों पंख होते हैं, हमेशा असमान होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एक पंख बड़ा निकला होता है और एक छोटा होता है। तो पूंछ को देख के भी आप पहचान सकते हो कि ये मछलियां कौन से में आती हैं? इलैस्टोब्रेंकाई फिश, और समुद्र में पाई जाएंगी। आपको नदी में, तालाब में, फिश पॉट में कोई भी मछली ऐसे देखने को नहीं मिलेगी जिसका पंख ऐसा हो पीछे से, ठीक है। तो ये दो मेन कैरेक्टर इलैस्टोब्रेंकाई मछली के हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला आपको लिख ही दिया, माउथ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस, मुख जो होता है अदर दिशा पर पाया जाता है, ठीक है। अब पंख की बात कर लेते हैं, पीछे से कैसे पहचानेंगे? फिन्स आर, या पूंछ को हम क्या कहेंगे? टेल आर हेट्रोसर्कल, हेट्रोसर्कल। और इसको हेट्रोसर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हेट्रोसर्कल पूंछ का मतलब होता है कि जब पूंछ के दोनों पंख क्या हो? असमान हो। अब आपको समान कैसे होंगे ये बता दूं। अगर आप पानी की और मछलियां देखोगे जो दूसरी कैटेगरी में आती हैं, जो सामान्य आपको दिखाई देती हैं, उनका पंख हमेशा दोनों ऐसे होंगे, दोनों पंख समान पाए जाएंगे, तो होमोसर्कल पूंछ होती है। और जब पंख दोनों असमान हो, एक बड़ा और एक छोटा, तब ये पूंछ कैसी होती है? इसको बोलते हैं हेट्रोसर्कल। और ये शार्क मछली में आप देखते हैं वो इसी में आती है, इलैस्टोब्रेंकाई की कोई भी मछली, डॉग फिश, कुत्ता मछली जिसको बोलते हैं स्कोलियोडॉन, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है। तो मैं समझता हूं कि ये इलैस्टोब्रेंकाई के जो मेन कैरेक्टर हैं, जो और संसार की किसी मछलियों में नहीं मिलते, वो हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए। बाकी मछलियों के सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। चलिए इसके रिप्रोडक्शन की एक पॉइंट और बात कर लेते हैं हम, उसके बाद अपन इसको खत्म करते हैं वीडियो को। यहाँ इसके रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं, किस तरह का फर्टिलाइजेशन होगा इस मछली में, निषेचन कैसे होगा, और मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल आर, मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड, अलग अलग होते हैं दोनों। कैसे पहचान सकते हैं? मेल में क्लैस्पर पाया जाता है, मेल हैविंग क्लैस्पर विच इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कि क्या होता है? एक प्रकार का मैथुन अंग होता है। ये मैथुन अंग और मछलियों में नहीं होता, लेकिन इस मछली के अंदर होता है, इसलिए मैं नर की पहचान आप कर सकते हो। तो इसको नर के अंदर, मछली के अंदर जो इन मछलियों के अंदर जो जनन अंग होता है मेल के अंदर, उसका नाम क्या है? क्लैस्पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि शार्क मछली का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मैथुन अंग, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। बाकी मछलियों में नहीं होता कॉपुलेटरी, ये ध्यान रखना आप। और दूसरी बात, निषेचन कैसा होगा? पानी के अंदर। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, सो कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब है इस बात का?
हमने कहा कि जो निषेचन है वो कहाँ होगा, शरीर के बाहर होगा, ठीक है। और शरीर के बाहर कहाँ होगा, पानी में, क्योंकि ये मछली कहाँ पाई जाती है, पानी में पाई जाती है। तो पानी में मिलने वाले जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि जो नर प्राणी होता है वो अपने शुक्राणुओं को पानी में छोड़ देता है, और जो मादा प्राणी होती है वो अपने अंडाणुओं को पानी में छोड़ देता है। और फिर निषेचन कैसे होगा, पानी के अंदर स्पर्म तैयार करके आएंगे और अपनी जाति के जो अंडे होते हैं उस मछली के, उसको क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं, निषेचन कर देते हैं, और फिर उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरह का जो निषेचन होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन, है ना, क्योंकि बिकॉज इट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर हो रहा है, इसलिए इसको बाह्य निषेचन कह रहे हैं। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर शरीर के अंदर होता है निषेचन, जो स्पर्म होता है, स्पर्म और अंडाणु का निषेचन शरीर के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उसको कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी विकसित प्राणी हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, चाहे आप रेप्टाइल्स देख रहे हो और बाकी के जितने भी आप देख रहे हो, पक्षी देख रहे हो, ये सारे पृथ्वी पर जो पाए जा रहे हैं, इनमें निषेचन कैसा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बिकॉज ये शरीर के अंदर होता है, वहाँ पानी अवेलेबल नहीं है, तो पानी के अंदर जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि ये हमने सारे जो इसके कैरेक्टर हैं इलेश्मोब्रेंकाई के, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन मछलियों को दूसरी मछलियों से देख करके, जो मैंने आपको एक टिप बताया, सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसका माउथ देख लो और आप उसकी पूंछ देख लो। अगर माउथ आपको ऐसे अदर दिशा पे दिखाई दे रहा है तो ये मछली इलेश्मोब्रेंकाई की है, और आप ये भी पहचान सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि समुद्र की मछली है या साफ पानी की है तो आप बता सकते हो कि समुद्र की मछली है। पूंछ को इस तरह की दिखाई देगी तो आप पहचान सकते हो, और ज़्यादा आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही है तो आप उसके गिल्स की संख्या गिन लो, जो गिल्स पाए जा रहे हैं उसकी संख्या गिन के भी बता सकते हो, 6, 7, 5, 4, ये जितनी भी पाई जा रही है सभी इसी तरह की होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेश्मोब्रेंकाई क्लास ऑफ फिशेज। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।